Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, recently आप लोगों ने सर बायबैक टॉपिक प्लस ESOP टॉपिक न्यूमेरिकली जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीट किया, क्लियर। काफी क्वेश्चंस बायबैक में अच्छे पॉइंट थे। मैं दोबारा फिर कहूंगा, ESOP में इतनी कोई हार्डनेस नहीं थी जितनी बायबैक के अंदर थोड़े से पॉइंट आपके अच्छे बन रहे हैं, क्लियर। प्लस आपने लेंथ भी उसकी देख चुके हैं कि मैक्सिमम 12 नंबर तक भी क्वेश्चन ये जा सकता है, जब विद बैलेंस शीट, अकाउंटिंग एंट्रीज एंड टेस्टिंग के लिए आपके पास अगर आएगा तो ये अच्छा 10-12 नंबर का टॉपिक ही आप लोगों का बन सकता है, क्लियर। सो बायबैक की प्रैक्टिस कृपा करके थोड़ी अच्छी करते रहें एंड लेटेस्ट हमेशा एक अप्रोच लेकर चलो। जो रीसेंट अटेम्प्ट्स होती है ना, वो क्वेश्चंस तो मस्ट आपने ड्रॉ करके देख ली। हालांकि सर हम तो 100% कवरेज लेके चल रहे हैं फ्रॉम द मॉड्यूल प्लस एंड आपके स्कैनर में से, बट स्टिल कोई भी क्वेश्चन ग्रुप 2 का अकाउंट्स का आप लोगों का पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मेजर टू मेजर प्रैक्टिस आप लोग राइटिंग में आप रखे ही रखें, क्लियर। लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक। आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। एंड अकाउंटिंग नंबर 7 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने टॉपिक एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 के अंदर, क्लियर। सेम मिलता जुलता, बट सर वो थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू है और ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो बेसिकली जो आपके ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाउएवर 90% ऑफ द पिच क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। 90% आपका वही जो आपने न्यूमेरिकली करा हुआ है ग्रुप 1 के अंदर, सेम ग्रुप 2 में जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 90% तो मैच करेगा। जस्ट कुछ पॉइंट्स को लेकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने वे से चलेगी, क्लियर। सो बेसिकली AS7 जो आप लोगों का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही सर इनका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे प्लस स्कोप रीड आउट करेंगे कि पहले ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है। एंड अगर तुम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बाद में जाके कहीं मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या होगा, स्टार्ट होगा। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 5 कंपोनेंट्स में आपको मिलता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इज स्कोप, नंबर 3 डेफिनेशन पार्ट, नंबर 4 मेन मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन जिसमें मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की जाती है, एंड नंबर 5 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये सर 5 कंपोनेंट्स में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिवाइडेड होता है। सो वन बाय वन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। दिस स्टैंडर्ड prescribes the accounting treatment of revenue and cost related रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू किसके, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एंड अभी तक जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रीड आउट करे हैं, हर जगह आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को एक्सेप्शन में रखा कि सर इसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे, इसके रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होंगे, इसके मतलब कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस होंगे, ये AS7 गाइड करेगा। हम बीच में नहीं आएंगे। इवन तुमने 9 भी पढ़ा, AS9 भी पढ़ा, जबकि वो रेवेन्यू के ऊपर था, वहां पे भी तुमने क्या कह दिया था स्कोप के अंदर, जिसको कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेगा, हम कवर नहीं करेंगे। तो पर्टिकुलरली यहां पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की ही बात होने वाली है, इसके अलावा और कोई नहीं, क्लियर। यस प्लीज। दिस स्टैंडर्ड deals with guidance on allocation, recognition of contract revenue and contract cost and प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर इसमें मेन प्रॉब्लम पता क्या है, जिसके कारण तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी पढ़नी पड़ी, या प्लस हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया जा रहा है, इसका कारण क्या है सर, आपको पता है जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो तो होते हैं लॉन्ग टर्म नेचर के। अब मे भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, कब मर्जी कंप्लीट हो। अब हम जो उसकी अकाउंटिंग है, हम उसकी जो टैक्सेबिलिटी है, गवर्नमेंट भी तो क्या कहेगी, गवर्नमेंट भी क्या कहेगी कि 5 साल बाद जाके आप हमें रिपोर्टिंग प्रोवाइड करोगे। एक तरफ तो कहते हो जी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ईयर बाय ईयर आप अपनी क्या बनाए, बुक्स बनाए, कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जो एक्सपेंडिचर जिस साल में हुआ उसी साल में बुक करें। बट सर हमारा कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमने कौन सा कोई रेवेन्यू जनरेट कर लिया क्या, तो क्यों नहीं करा। WIP तो बना रहे हो ना,
WIP तो बन ही रही है, वर्क इन क्या है, प्रोसेस। हाँ, उसमें से कुछ सर्टिफाइड होता है, कुछ अनसर्टिफाइड होता है, वट एवर द केस, स्टॉक तो बन रहा है ना, स्टॉक तो बन रहा है ना। आप अपना एक्सपेंडिचर करिए डेबिट साइड, एंड क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आप क्या करिए, क्रेडिट साइड पे क्या करिए, उसी का एक रेवेन्यू, उसी का एक रेवेन्यू वहां पे क्या कर दीजिए, आप बुक कर दीजिए। दिस इज द थिंग ना, क्लियर। बट इसका मतलब ये थोड़े कि 5 साल बाद जाके आप क्या डिक्लेयर करेंगे, वहां पे रेवेन्यू डिक्लेयर करेंगे, कि 5 साल बाद जाके आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे जी आप प्रॉफिट में है या लॉस में। चलो मेरी छोड़ो, अपने लिए ही कर लो। अगर तुम कोई गलत स्टेप लेने जा रहे हो, कुछ गलती हो रही है, इन दैट केस इंस्टेंटली पता होने की बजाय तुम्हें 5 साल बाद जाके पता लगे, या 3 साल बाद जाके पता लगे मैं तो लॉस में हूं, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को करने का फायदा क्या? इतने एफर्ट्स लगाए, इतने रिसोर्सेज लगाए, सारे वेस्ट। बेटर है सर उसकी अकाउंटिंग ईयर बाय ईयर करो, और इनकम टैक्स आपसे इकट्ठा 5 साल बाद कोई नहीं लेगा। वो भी आपको क्या कहेंगे, अपना रेवेन्यू, अपने एक्सपेंसेस जिस अकॉर्डिंग टू बुक होने चाहिए, और वो कौन गाइड करेगा, AS 7 गाइड करेगा कैसे आप उसकी अकाउंटिंग करें। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। स्टेटमेंट फॉर द counting periods in which construction work is performed. बिल्कुल सर, जिस ईयर में जितना जितना परफॉर्म हुआ। मैंने कौन सा बोल दिया कि सारा रेवेन्यू बुक करो? अगर आपको 1 CR का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये तो नहीं कहा जी आज ही बुक कर लो सारा। मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, प्रोपोर्शनल मेथड दें, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड दें, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसा नहीं है कि आपसे फोर्सफुली कहा जा रहा है आज ही रेवेन्यू बुक करो, उसके ऊपर टैक्स पे आउट करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। पढ़िए स्कोप, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर ये क्या है, एप्लीकेबल है। अदर देन दैट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज डेफिनेशन। सर अब यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले पढ़िए, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर, पर्टिकुलरली वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ, कुछ बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या, मे बी सर सिंगल एसेट, मे बी सिंगल एसेट, और मे बी क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एसेट्स। वो तो डिपेंड करेगा ना सर, डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया, अब हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, एक होता जी ये पर्टिकुलर एसेट बना के देनी है, एक होता जी नंबर ऑफ एसेट्स। नंबर ऑफ एसेट्स मींस फॉर एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसके केस में, रिफाइनरीज के केस में। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एसेट बनाने का नहीं, पूरी की पूरी रिफाइनरी इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं। एंड उसके अंदर एक तरह की एसेट नहीं आएगी, उसके अंदर नंबर ऑफ एसेट्स आएंगी। मैंने पूरी रिफाइनरी, पूरी एक मशीनरी इंस्टॉल करने का, अब ये थोड़ी कहा जी मशीनरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या पर्टिकुलर ये बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें नंबर ऑफ एसेट्स क्या है, कंटेन्ड है। तो सर मे बी ऑफ सिंगल एसेट और मे बी ऑफ नंबर ऑफ एसेट्स, डिपेंड करेगा। आगे सर सिंगल एसेट लाइक एक पर्टिकुलर ब्रिज, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाने का जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। क्लियर? आगे सर ये नंबर ऑफ एसेट्स जो बात की जा रही है ना बार बार, नंबर ऑफ एसेट्स के केस में मेन चीज क्या होनी चाहिए, क्लोजली इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट एसेट नहीं। अब सिर्फ सिंपल सी बात, उस रिफाइनरी को इंस्टॉल करने के लिए, एक रिफाइनरी को प्रॉपर वर्किंग में लेके आने के लिए जितनी भी एसेट्स वहां पे लगाई जा रही हैं, वो सारी की सारी आपस में क्या है, क्लोजली इंटररिलेटेड है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसकी अपनी वर्किंग है, इस एसेट की अपनी वर्किंग है, नहीं सर, फिर वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट काउंट होंगे। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए नंबर ऑफ एसेट्स हो चलेगा, बट सर ये नंबर ऑफ एसेट्स ना अपने आप में क्या होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए आपस में। दैट मींस एक दूसरे के साथ ही वो क्या करेंगी, वर्क करेंगी, एंड एक दूसरे के साथ मिलकर ही एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शन या अल्टीमेट पर्पस, किसी ना किसी वे से क्या होने चाहिए, क्लोजली इंटर रिलेटेड होने चाहिए। अब जैसे मोस्टली फंक्शन या टेक्नोलॉजी मोस्ट कॉमन। अब सर आपने रिफाइनरी बोल दिया,
रिफाइनरी को वर्क करने के लिए कंप्यूटर्स तो भी वहां पे लगाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का भी तो वो यूज करना पड़ेगा। रिफाइनरी खुद ब खुद थोड़ी चलेगी, वहां पे पता नहीं कितनी नंबर ऑफ एसेट्स। अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ती हैं कि सर आपका जितना काम है ना, आपको रिफाइनरी वर्किंग कंडीशन में करके देंगे, चिंता ना, जो कुछ लगेगा सारा कुछ हमारी ओर से। सारी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो बिल्डिंग बनानी है, चाहे वो कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी का यूज है, कुछ भी है ना, सारा कुछ हमारी टीम करेगी। हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे और आपका सारा सिस्टम आपको रिफाइनरी जी चलती करके देंगे, सिंपल सी बात है। तो वहां पे अब बड़ी इंडस्ट्रीज में नॉर्मल, जैसे कॉटन स्पिन टेक्सटाइल में केस में बोल रहे हैं, वहां पे तो नॉर्मली क्या होता है सर, अपा ने तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे दिया, मेरे को तो मशीनरी चलती हुई दिखनी चाहिए, अब वो कैसे चलेगी वो तुम देखो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमने आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब जैसे नॉर्मली ये लिफ्ट इंस्टॉल करने वाला, लिफ्ट इंस्टॉलेशन के केस में नंबर ऑफ एसेट्स वहां पे होती है, और वो नंबर ऑफ एसेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया, क्या वो सारी अपने आप में डिफरेंट एसेट्स हैं क्या? और उनकी टेक्निकल टीम भी आएगी, उसकी प्रॉपर डिजाइन, एंड हो सकता है कि उस बिल्डिंग को थोड़ा बहुत सेट भी करना पड़े सो दैट कि उसमें लिफ्ट इंस्टॉल हो सके, बिल्डिंग का भी काम हो। तो जितनी भी एसेट्स हैं सर, ये सारी की सारी आपस में क्या है, क्लोजली इंटररिलेटेड इन टर्म्स ऑफ मे बी डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शन और मे बी अल्टीमेट पर्पस, किसी ना किसी वे से इंटररिलेटेड है। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, यस प्लीज। Service contracts which are directly related to the construction of the asset. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की सर्विस, आर्किटेक्ट की सर्विस, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। अब मैंने आपको बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल थोड़ी चाहिए, वहां का जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो सर्विस है जो आपने अपॉइंट करा, या वहां का जो आर्किटेक्ट आपको लेआउट, जब तक आर्किटेक्ट डिजाइन नहीं देगा तुम बिल्डिंग क्या बनाओ सर, ये भी तो सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी तो बीच में पार्ट बनेंगे सर, ये कुल मिलाकर एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर इतनी सिरदर्दी हमने ही करनी है, फिर हम ही ना बिल्डिंग बना लें, आपको किस बात के लिए अपॉइंट करा, आपको किस बात के लिए अपॉइंट करा? आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में आप लोगों का, अब जैसे एक बड़ी फेमस कॉन्ट्रैक्टर्स है सूर्या कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडिया लेवल पे, मतलब बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं, टॉप क्लास जो प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, जो भी हैं, सूर्या कॉन्ट्रैक्टर्स। उनका काम क्या है सर, आप पैसे बताओ बस, बाकी काम हम जाने, हमारा काम टोटल A to Z जितना काम होगा सारा हमारी ओर से, बाकी डिपेंड करता है हमारे एग्रीमेंट के बीच में, आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे पास तो सारी अवेलेबिलिटी है सर, सारी। ये बड़े बड़े, इवन आप ये मानो, ये फ्लैट्स एंड ऑल, बड़े बड़े टावर्स जो बनते हैं रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, जो भी बनते हैं, सारा का सारा प्रोजेक्ट हमने क्या कर दिया, आउटसोर्स। मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, नाम मेरा है, नाम मेरा वहां पे होगा, बट हमने नेक्स्ट आगे क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो वो कौन है, कॉन्ट्रैक्टर, जो बेसिकली हमारे बेसिस पे, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू मे बी सिंगल एसेट या मे बी नंबर ऑफ एसेट्स, वर्किंग कंडीशन में लाके देगा, प्रॉपर बना कर देगा। क्लियर? तो उसको पूरा करने के लिए इवन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी बीच में ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। मैंने कोई अलग से थोड़ी देना है, हमने तो सिंपल लेआउट, सर आपका जो डिजाइनर है, आपका जो आर्किटेक्ट है, वो लेआउट बनाए, उन्होंने बड़े टॉप के डिजाइनर्स रखे होते हैं, टॉप के इंटीरियर डिजाइनर्स हुए, एक्सटीरियर्स हुए, आर्किटेक्ट हुए, पूरी टीम होती है उनकी सर। एंड नेचुरली उनको भी पता है कि अगर क्लाइंट को लेआउट पसंद आएगी, डिजाइन पसंद आएगा, तभी अच्छा पे आउट करेगा ना। अब बड़ी से बड़ी बिल्डिंग किस शेप में बनानी है, कैसे बनानी है, ये आर्किटेक्ट की देन है। आर्किटेक्ट ही सोचता है कैसे उसको बनाया जाए, कैसे कैसे नया वे से कहाँ कहाँ क्या होगा, ये सारी थिंग्स, ये सब सर वन शॉट एक ही कॉन्ट्रैक्ट का क्या होते हैं, पार्ट। आगे चलिए, यस, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर destruction or restoration of assets and the restoration of the environment after the demolition of asset also, ये भी तो सर उसके अंदर पार्ट आएगा। अब लेट इट बी, पुराना घर तोड़कर नया घर बनाना है, तो तोड़ने की भी जो कॉस्ट है, डेमोलिशन की जो कॉस्ट है, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगी।
अगला आपको कह रहा है जी कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर को पूछ रहा हूँ जी नया घर बनाना है, बताओ जी कितने पैसे लोगे। सर बनाने के तो 50 लाख लेंगे और 20 लाख रुपए अलग से पुराने वाले की कॉस्ट लगेगी तोड़ने की। जब तक पुराना तोड़ेंगे नहीं तब तक नया बनेगा कैसे? सिंपल सी बात। एंड प्लस जैसे यहाँ पे, चलो ये तो घर की एग्जांपल हो गई, इवन एसेट्स के केस में, मशीनरीज के केस में, अब जितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ठीक है ना, हमने पूरी की पूरी मशीनरी रिप्लेस करवानी, एंड उस मशीनरी को रिप्लेस करवाने में सर देखो जी मशीनरी डेमोलिश होगी तो कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा तो है ही, कॉमन सी बात है। काफी एनवायरमेंट वहां का क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। मैंने तो जी आपको मशीनरी दिखा दी, ये पड़ी, इसको यहां से हटाकर इसकी जगह नया प्लांट लगा के देना है। आज जैसा दिख रहा है ना वैसा ही दिखना चाहिए। दैट मीन्स रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। मेरे को तो ऐसी ही कंडीशन में चाहिए, बताओ जी कितने पैसे लगेंगे। ध्यान से देख ले, जो जो चीज जहां लगी हुई है वैसा ही मेरे को मिलना चाहिए। कहता सर चिंता ना करो, एज इट इज आपको वर्किंग कंडीशन में लाके, वो हमारा काम है, जैसे मर्जी करके। ठीक है सर, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। वो भी तो जो कॉस्ट है वो किसका पार्ट बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट आगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस प्लीज। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सर एक होता है फिक्स प्राइस और दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। फिक्स प्राइस का मतलब क्या होता है? लमसम। सर 50 लाख रुपए लेंगे एंड आपकी जो भी एसेट है, जो भी काम आपने हमें अलॉट करा है 50 लाख रुपीज में, जो मर्जी मैटर करे, जितना मर्जी मटेरियल हम जहां मर्जी से लेकर आए, हमने आपसे 50 लाख रुपए लेने हैं। बात आपको क्या मतलब, कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा? और इन केसेस में, फिक्स्ड प्राइस के केसेस में कॉन्ट्रैक्टर की हमेशा कोशिश होती है वही सर, चीप रेट गुड्स, घटिया क्वालिटी की गुड्स, ताकि मार्जिन उसका क्या निकले, ज्यादा निकले ना। अब अप्पा भी पक्के क्लाइंट, मैंने ईच एंड एवरीथिंग किस में करी है? राइटिंग में करी। कौन सा सीमेंट, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल, कहां से उठाओगे, क्या लगेगा, एंड सैनिटरी की फिटिंग कौन सी होगी, पेंट कौन सा यूज करोगे, ईच एंड एवरीथिंग हमने पहले कर रखी है। मैं कहा भाई सिंपल सी बात सुन ले, मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं है, या अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि तेरा प्रॉफिट मार्जिन हिलेगा या कम होगा तो कॉस्ट प्लस कर ले। कॉस्ट प्लस का मतलब क्या है? जितनी कॉस्ट प्लस तेरा मार्जिन, तुझे तो तेरा मार्जिन मिलेगा ना। अब मेरा 50 लाख लगे, 70 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, मेरा लगेगा, तेरे को तेरी फिक्स परसेंटेज तो मिलेगी ना कॉस्ट पे। अब आपने क्या कह दिया ऐसे केसेस में जहां पे क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज करवाना चाहता है, सर ऐसे करो, हमारा तो जी 15% मार्जिन है, कॉस्ट 15% हमने चार्ज करना ही करना है आप लोगों से, क्लियर? तो ठीक है, कॉस्ट प्लस कर लो। अब बताओ जी कौन सी सैनिटरी, कौन सा फिटिंग, क्या करवाना है वो करवा लो, मेरी सिरदर्दी थोड़ी है। मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कर लिया? कॉस्ट प्लस, कि जितना पैसा लगेगा उसके ऊपर 15% में अपना मार्जिन। अब सर हमें क्या, सैरा की जगह जैक्वार लो, जो मर्जी करो, महंगे से महंगा पेंट करवाओ, मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है, किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है, क्लियर? बट ये फंस कहां पे जाते हैं, या हम लोग कहां फंस जाते हैं? फिक्स प्राइस में। क्योंकि एक बार आपसे प्राइस क्या कर लिया, फिक्स कर लिया कि आपसे कितना लेंगे जी, 50 लाख रुपए लेंगे। अब बाद में इनकी कोशिश क्या होती है? कॉस्ट कटिंग, कहीं ना कहीं से कहीं पैसा बचाएं, क्योंकि अभी कौन सा बनी है, इनको तो बताते रहेंगे सर यहाँ पे सेट नहीं आ रहा था, यहाँ पे हमने ये कर दिया, पहले तो आपने ये कहा था। इसीलिए राइटिंग में करके चलो। और ये लोकल बिल्डर एंड ब्रांड बिल्डर्स में ना यही फर्क होता है। वो जो आपको ब्रोशर्स देते हैं ना, उसमें एवरीथिंग लिखा होता है, फिटिंग दिस, ये कंपनी के लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग इस कंपनी के लगेगी, हर चीज उसको उसकी क्या होती है, राइटिंग में होती है। कल को मुकर के दिखाएं, मैं उन पे क्या करूंगा, केस करूंगा कि हमारे बीच में जी देखो राइटिंग एग्रीमेंट हो रखा है। ये जरूरी थिंग्स है सर। तो फिक्स्ड प्राइस में क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच The contractor agrees to a fixed price or a fixed rate per unit of output. मे बी सर आउटपुट बेस्ड फिक्स रेट होता है, जैसे आजकल नॉर्मली जैसे कोई बिल्डिंग के रिलेटेड स्क्वायर मीटर के हिसाब से, क्लियर, कि हमने तो जी पर स्क्वायर मीटर इतना आपसे चार्ज करना है, ठीक है ना, बाकी डिपेंड करेगा हम तो आपसे, अच्छा मटेरियल भी हमारा, जो कुछ भी होगा हमारा होगा, हमने तो लास्ट मोमेंट पे क्या करनी है, उसकी लेंथ मापनी है,
उसका टोटल एरिया मापना है एंड उसके अकॉर्डिंग टू आपके चार्जेस बनेंगे। मोस्टली बिल्डिंग के केस में तो स्पेशली बिल्डिंग के केस में आज के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट भी तुमने देना है स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो लास्ट में क्या करेंगे, इंची टेप लेके बैठ देंगे, लास्ट में सारी मेजरमेंट करके इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस, अपना फिक्स रेट हो रखा था। इवन सर ये प्लास्टर्स, पेंट, ये फिक्सचर एंड ऑल सब कुछ स्क्वायर मीटर, पहले रेट फिक्स है हमारे, क्लियर। या फिर फिक्स्ड प्राइस अमाउंट वाइज लमसम टोटल का, हमें नहीं पता कितना एरिया कितना नहीं, कुल मिलाकर टोटल आपसे इतना लेंगे। है तो दोनों के केस में फिक्स ही है तो दोनों के केस में क्या फिक्स ही है, बट इधर पर कॉस्ट प्लस में और कॉन्ट्रैक्ट in which the contractor is reimbursed all रीइंबर्स ऑल, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अलाउएबल, या वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिफाइन। अब ऐसा भी ना हो कि मैं कॉस्ट प्लस कर रहा हूं तो मेरा खर्चा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे। अब मैंने ये भी तो बोल दिया ना कि मैं 15% कॉस्ट लूंगा, अब तेरे मन में लालच आ जाएगी 15% कॉस्ट, प्रोजेक्ट था 50 लाख का, लगवा दिया 70 लाख रुपए, जो ये आर्किटेक्ट की खासियत होती है। इसी बात की खासियत है, आप आर्किटेक्ट अपॉइंट कर तो लेते हो, ठीक है ना, इन्होंने एक्चुअली वो तो अपना प्रोजेक्ट बेस्ट टू बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा ताकि दूसरों को मैं क्या दिखाऊं, एग्जांपल दिखाऊंगा। तेरे एग्जांपल के चक्कर में मेरा दीवाना निकल जाएगा। बजट मैंने 50 का तो बड़ी मुश्किल से बनाया, एंड टाइम पे नॉर्मली जाके मान लो सपोज कोई पसंद करने गए हैं, ऊपर से आर्किटेक्ट को साथ में ले गए, ये नहीं जचेगी, ये अच्छी नहीं लगेगी, वो दिखाओ महंगे वाली, वो दिखाओ अच्छे वाली। और घर वाले भी क्या कहते हैं बार बार, एक बार तो बनाना है जी लगा लो, एक बार तो बनाना है जी लगा लो। तेरे एक बार के चक्कर में मैं दीवाना निकाल लूंगा अपना, पक्की गारंटी है, हमेशा बजट हिलेगा ही हिलेगा। एक शादी और एक घर, ये दो पक्के हैं। एक बार के चक्कर में तो मर रहे हैं हर बार। और आर्किटेक्ट से वो तो अपनी कोशिश करेगा प्रोजेक्ट ऐसा बना के दूं कि मतलब अगला मानने का तो अपने आप ही, इतना महंगा महंगा सामान तो लगा दिया, इतना तो मेरा खुद का बजट नहीं था, समझ गए ना। और नेचुरली सर कॉमन थिंग, नॉर्मल बिहेवियर है, क्या तुम्हारे सामने महंगी चीज होगी या रिफाइन तो होगी, अच्छा तो होगा, कलर कॉम्बिनेशन उनके डिफरेंट ही होंगे, लोकल चीज लोकल होती है, वो तो नॉर्मल पता ही है। अब फिर तुम्हारा भी मन डगमगाएगा कि एक बार लगनी है, ओखे सोखे लगा लो। ये सारे पॉइंट्स है। भी ऐसा भी ना हो कि अगर तूने कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कहीं उसके चक्कर में मेरी कॉस्ट बढ़ा दे, अपने मार्जिन के चक्कर में, अपने 15% के चक्कर में मेरा 20 लाख रुपए बढ़ा दिया, ऐसा भी ना हो। मैं सिर्फ वो कॉस्ट रीइंबर्स करूंगा जो अपने बीच में क्या हुई थी, डिफाइन हुई थी, जो अलाउएबल थी। अगर तुमने अनअलाउएबल कोई फालतू का एक्सपेंडिचर करा होगा, मैं वापस नहीं करूंगा। मैं क्यों वापस करूं, हो सकता है कि तुमने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जानबूझ के वो पैसा खर्च किया हो। इसीलिए सर क्लियरली ऑन टर्म्स चलेंगे, ऑन टर्म्स चलेंगे, हमारे बीच में ये बात हो रखी थी, एंड उसी के अकॉर्डिंग टू तेरा जितना अलाउएबल बनता है, जितना डिफाइंड कॉस्ट बनती है, जो फर्स्ट डे हमारे बीच में डिसाइडेड थी, वो सारा पैसा वापस करने को तैयार हूं, प्लस तेरा मार्जिन, प्लस तेरा मार्जिन मैं देने को तैयार हूं। बट जितने तूने फालतू के एक्सपेंडिचर करे होंगे, मैं कोई वापस नहीं करूंगा। समझ गए ना, आपस सोच समझ के अगले को पहले बता दो। और एक सिंपल सा रूल है, घर बनाते टाइम अगर आर्किटेक्ट को बजट बताना है ना, तो 20% कम बताना, क्योंकि जब वो बनाएगा ना, वो 20% अप जाएगा। मैंने पहले ही कम बताया, मेरे को पता है। अगर मैंने घर पे नॉर्मली 60-70 लाख रुपीस लगाने हैं ना, है मेरी एफिशिएंसी इतनी, मैं उसको पहले ही कितना बताऊंगा, 40 या 45। मेरे को पता है, इनकी फितरत है, करेंगे। इतना मार्जिन तो 12, 15, 20 लाख ऊपर जाएगा। अपन ने पहले ही कम बताया तो जाके ये लिमिट में रहा। अगर पहले ही बता देता कि 60-70 लगाना है मैंने, मतलब ये हिसाब पाता वे ऊपर 80-90 तक चला जाता। ये सिस्टम है सारे कि इनको पहले उतना बताओ, कम ही बताओ, क्योंकि पता है सर, जब आप खर्च करने लगोगे ना, जब आप स्टार्ट करने लगोगे, फिर रोका नहीं जाता प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट रुका नहीं जाता, फिर ऐसा होता है यार निपटाओ बस, जो है जो करना है करो, ये चीज। नेक्स्ट आगे, प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट और अ फिक्स्ड फीस, जो भी हमारे बीच में क्या हो रखी होगी, तय हो रखी होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्लीज, इन केस ऑफ fixed price contract,
sometimes sometimes the fixed price will be changed by क्या लिखा हुआ है, changed as escalation clause exists in the agreement. What do you mean by escalation clause? escalation clause क्या होता है? अगर कल को इन्फ्लेशन हो गई, प्राइसेस बढ़ गए और मैं तुमसे क्या कर चुका, मैं तो फंस जाऊंगा सर। और ये भी नहीं होता थोड़े से पैसे बढ़े चीखें मारनी शुरू कर दी, पहले हाई सर प्राइस बढ़ गया, मैं तो प्रॉफिट डाउन चला गया, इतना भी नहीं होता सर। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आप जा रहे हो, इतनी प्रोविजन तो तुम भी डाल के चलोगे। अगर फिक्स्ड प्राइस में कर रहे हो, क्लियर, इतनी तो एक्सपीरियंस किसको होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर को भी होना चाहिए कि भाई बिल्डिंग मटेरियल है, अप डाउन वैल्यू तो होएगी, और आजकल तो अप हो रही है, डाउन नहीं हो रही। तो हम वहां पे एस्केलेशन क्लॉज बीच में डाल देते हैं। सर 50 लाख रुपए लेंगे, प्रोवाइडेड एस्केलेशन क्लॉज बीच में है, अगर 5% तक वेरिएशन हुई, 5% तक प्राइसेस बढ़े, नथिंग चार्जेबल हमारा हो, हम बियर करेंगे, कोई बात नहीं सर। बट अगर 5% से वेरिएशन गई ऊपर, वेरिएशन गई ऊपर, दैट विल बी एक्स्ट्रा चार्ज या दैट विल बी इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय अस। वो डिपेंड करेगा एस्केलेशन क्लॉज के अंदर आपने क्या लिखा। बट सर ठीक है, मैं 5% तक तो एग्री कर गया ना, इतना भी नहीं होता, इतना कमाओगे पैसा, अगर 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ भी गई तो क्या हो गया, थोड़ा जिगरा भी रखो इस बात का, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर अगर ऊपर गया ना, अगर ऊपर गया, देन आपको या हम दोनों इस रेशो में 75-25 के रेशो में हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट कर। मतलब सर फिर भी अगर मान लो वेरिएशन कितनी गई, 12%, पहले से काफी प्राइसेस बढ़ गई, 5% तक तो मैंने बियर कर लू, अगले 7% का 25% मैं बियर करूंगा, 75% आपसे चार्ज किया जाएगा, तो उसमें प्लस कर देंगे। That is escalation clause. Clear? Escalation clause in case of change in prices. Change in prices. Clear? Next आगे. Yes, please. Recognition of contract revenue and expenses. पढ़िए जी. Recognition of revenue and cost and profit and losses depending upon the reliability of estimation of output or output. सर डिपेंड तो ये करता है ना कि आउटकम या आउटपुट जो है उसकी एस्टिमेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर कब वो प्रोड्यूस होगी। मेन चीज तो उस पर डिपेंड करती है कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बुक करें, कैसे बुक करें। ये तो वही बात आ गई ना कि कितने % कंप्लीट हुआ या आप कितना काम कर चुके, उसके बेसिस पे कुछ बता पाऊंगा। अगर तो सारा कंप्लीट हो गया फिर तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बुक कर लीजिए। अगर कुछ कंप्लीट हुआ तो क्या बेसिस होगा, ये डिपेंड करेगा सर आउटकम या आउटपुट के ऊपर कि अल्टीमेटली कितना रेवेन्यू कितनी कॉस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करनी है। फॉर एग्जांपल कैन आउटकम बी, पहले तो ये देख, रिलायबिलिटी देख, चेक कर, आउटकम है, आउटपुट पॉसिबल है क्या, मतलब जो तुम बनाने जा रहे हो पॉसिबल है कि नहीं। पढ़ो, कैन आउटकम बी एस्टिमेटेड रिलायबल, क्या रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो? कहता है यस। पढ़िए, रिकॉग्नाइज revenue and cost based on percentage of completion. सर अपनी कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इन्होंने तो मेथड ये बताया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाओ, जितना % काम आपका कंप्लीट हुआ उतना रेवेन्यू एंड कॉस्ट अपनी क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए। बट सर अगर आप कह रहे हैं कि आउटकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, क्लियर, तो recognize revenue only to the extent of cost incurred. बिल्कुल, then रेवेन्यू को ना, रेवेन्यू उतना बुक करना जितना तुम खर्च कर चुके, जितनी टिल डेट आप क्या कर चुके, कॉस्ट कर चुके। अरे देख, इसके केस में, फर्स्ट केस में आपको नहीं लगता कि नोशनल प्रॉफिट आएगा? बताओ, नोशनल प्रॉफिट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि एस्टिमेशन जो है, आउटपुट का जो एस्टिमेशन है वो रिलायबली क्या हो पाएगा, मैं तो कॉस्ट जितनी आपने करी एंड रेवेन्यू जितना एज पर द कंप्लीशन मेथड है आप अपना बुक कर लीजिए। मतलब सर यहाँ पे तुझे नोशनल प्रॉफिट दिखे, बट क्या इस केस में कोई प्रॉफिट आएगा? क्यों? तुमने रेवेन्यू ही कितना बुक करा, जितनी कॉस्ट क्या हुई, इनकम। क्योंकि मैं आउटकम को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहा। क्लियर? आगे, इफ द रेवेन्यू इज, और वो भी रेवेन्यू अगर क्या है, रिकवरेबल।
अगर तुझे लगता है ना कि तेरा पैसा तुझे मिलेगा AS9 की तरह, तब बुक करना। आगे पढ़। यस, रिकॉग्नाइज द कॉस्ट cost as expense in the period in which it is incurred. नो डेफरमेंट, जिस साल में हुआ आप अपना एक्सपेंडिचर दो। अरे एक्सपेंडिचर तो वैसे भी जिस ईयर में हुआ उस ईयर में ही आप अपना एक्सपेंडिचर क्या करें, बुक करें। डेफरमेंट नहीं होनी चाहिए किसी बात को लेकर, क्लियर। बट सर इधर सर आपको एक नाम दिया गया था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, तो सर परसेंटेज ऑफ वर्क परफॉर्म कैसे निकालते हो? वैसे फॉर्मूलाज तो कई हैं। अब कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 आल्सो। यहां पे है सर ये कॉस्ट बेसिस पे, मैंने पहले लिख दिया नीचे बेस्ड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के बेसिस पे भी आप परसेंटेज निकाल सकती हो। कैसे? टिल डेट कॉस्ट, अब तक जितनी लगा चुका, डिवाइड बाय टिल डेट कॉस्ट प्लस फर्दर कॉस्ट, जितनी टोटल कॉस्ट आप लोगों की लगनी है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, इनटू 100। तो इसको नाम क्या दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड, वर्ड क्या लिखा हुआ है? टिल डेट, आज तक जितना पैसा आप लोग लगा चुके, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये किसके बराबर होगी? Contract price. ये किसके बराबर होगी? मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ, प्राइस नहीं। ये किसके बराबर होगी? टिल डेट कॉस्ट प्लस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। ये तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही तुझे पता लग जाता है इतना लग चुका, इतना और लगेगा। दैट इज द एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू 100 आप निकालिए। इस परसेंटेज के बेसिस पे आप अपना रेवेन्यू बुक कर लीजिए। हमने कब कहा? बट सर इसमें आपकी आउटकम जो है वो एस्टिमेटेड जो है, रिलायबल है, तभी आपको ये मेथड क्या दिया गया, ऑप्ट किया गया। अदरवाइज जहां पे रिलायबल नहीं थी, मैंने क्या कहा था, जितनी कॉस्ट इंकर हुई है उतना ही रेवेन्यू बुक करना, और वो भी अगर रिकवरेबल, अगर लगेगा कि हाँ सर कोई आउटकम निकलने वाली। आगे नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, जैसे AS9 में पढ़ा था, सेम पॉइंट पढ़िए। When uncertainty Exists at the time of recognition of revenue, हाँ, it should not be recognized in that year. and postponed क्या लिखा हुआ है? Till the date of clearance of such uncertainty। ऐसे थोड़ी होता है कि रेवेन्यू जब मर्जी बुक करो, रिकवरेबल तो भी होना चाहिए। अगर कोई अनसर्टेनिटी एट दैट टाइम क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, सर यू मस्ट पोस्टपोन, आपको पोस्टपोन करना चाहिए। उस टाइम पे रेवेन्यू आपको बुक नहीं करना चाहिए। आप रेवेन्यू को बुक कब करें? रेवेन्यू को बुक तब करो जब अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब क्लियर है कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा, मेरे को ये रेवेन्यू क्या होगा, रिकवर होगा। व्हेन इट इज डिफाइंड ना, देन आप रेवेन्यू बुक करो। आगे, इफ अनसर्टेनिटीज अराइजेस, क्या लिखा हुआ है? सब्सीक्वेंट टू रेको, अरे बाद में भी तो हो सकती हैं। मैंने पोस्टपोन करने को कब कहा? पोस्टपोन करने को कब कहा? अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती होगी कब? एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन। जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती तब तक बुक्स में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्लियर? बट ये भी तो हो सकता है कि मैंने आज रेवेन्यू बुक कर लिया क्योंकि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब रिकवरेबल था। बाद में सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी क्या हुई, अराइज हुई, तो हो सकता है सर, कौन सा बड़ी बात है। पढ़िए। Yes, the entity should make appropriate provisions for doubtful debts, but should not reverse the revenue recognized। आप ऐसे करिए, उसके अगेंस्ट प्रोविजन डाल लीजिए। बट अगर तुम सोच रहे हो रेवेन्यू को हम रिवर्स कर देंगे, वो रिवर्स नहीं होगा। ये नॉर्मली सर समझ गए ना, पहले तो अवॉइड करो कि बुक ही ना करो। अगर स्टार्टिंग में ही अनसर्टेनिटी है तब कर लेना जब अनसर्टेनिटी नहीं होगी। बट अगर अनसर्टेनिटी बाद में आई ना, रेवेन्यू रिवर्स नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपने नाम, लॉस की प्रोविजन अपनी पहले बुक कर लो, बट ये रिवर्स नहीं है। आगे चलिए। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अपना अलग अलग एलिमेंट वाइज, रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आएगा। मेन AS के अंदर जो क्वेश्चन बनता है इस रेवेन्यू का बनता है, क्योंकि वो पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें आएंगे, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। यस प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की डेफिनेशन सबसे पहले पर्टिकुलर। यस, Initial amount agreed upon as per the contract. मतलब जो हमारे बीच में तय हो रखा है। क्लियर? प्लस या माइनस, मतलब सर डिपेंड करेगा ना, डिपेंड करेगा कि जो वेरिएशंस हुई हैं। अब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जब हमने करा तब कौन सा बिल्डिंग सामने, तब कौन सा पता था कि क्या काम होगा क्या नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा ना जब काम स्टार्ट होगा। हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या हो,
एंड बाद में पता लगे उसके अकॉर्डिंग तो काम हो ही नहीं पाएगा। अब जैसे ये प्रैक्टिकली ये केस, ये AS7 वही बात है ना, पढ़ने का फायदा होता है। AS7 जब घर पे नॉर्मली मैंने वुड वर्क करवाना था, सारा लकड़ का काम करवाना था, तब सेमी फर्निश तो था, मैंने उसको फुल फर्निश करवाने के लिए यहाँ पे ये ऐसा ऐसा इसको बना के ये डिजाइन देना, मैंने तो बता दिया, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, एग्रीड अमाउंट हमारे बीच में क्या हो गई, तय हो गई, क्लियर, कि मैं आपको इतना पे आउट करूंगा। वो कहता ठीक है सर, आपका ये सारा काम इतने में हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है जी। जब काम करने लगे, जब वर्कर्स परफॉर्म करने लगे, तब वहां पे दिक्कत क्या आई, सर इस दीवार में तो ये है, यहाँ पे ये तो लग नहीं पाएगा, यहाँ पे तो ये बन नहीं पाएगा, इसकी जगह आप ऐसे कर सकते हैं, इसको डिजाइन आप ये दे सकते हैं। वो तो जब काम स्टार्ट होगा तभी पता लगेगा ना। तो सर बहुत सारे केसेस में वेरिएशंस होती हैं। अच्छा, वेरिएशन में भी अगर ज्यादा काम करवाया होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर कम काम करवाया होगा तो नेचुरली माइनस होगा। और वही लास्ट मोमेंट पे आके वो कहते जी हमारे सर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा बनते हैं। मैं कह बैठ आ जा टेबल पे, कैसे बनते हैं? कहता जी हमने ये काम क्या किया, एक्स्ट्रा किया। मैं कहा गिना तो से एक बार, चलो कौन कौन से करे। अच्छा, कहता जी ये मेरे 4-5 काम एक्स्ट्रा हुए हैं और इसकी लेबर 15,000 रुपए की क्या बनती है, अलग बनती है। मैं कहा अच्छा ठीक। अपने बीच में क्या एग्रीड हुआ था, क्या क्या काम करने? कहता जी ये पर्टिकुलर सारे, ये अपनी एक्टिविटीज थी जो आपने परफॉर्म करनी थी। उसमें से मैं क्या कितनी हुई है, एक बार सोचने लग गया कि ये पॉइंट पे आ रहा है। नेचुरली मैं तो अगले को क्या पूछूंगा, उसमें से कितनी परफॉर्म हुई है? कहता जी उसमें से ये परफॉर्म हुई है, और ये 4 मैंने आपको बताया तो था कि ये उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पाएंगी, काम के अकॉर्डिंग। मैं कहा 4 माइनस हुई 4, किस बात के पैसे, किस बात के पैसे? कोई वेरिएशन हुई है क्या, कोई वेरिएशन हुई है क्या? मैंने तुझे जो काम कहे उसमें से, नेचुरली मैं पहले थोड़ी बता दूंगा कि इस दीवार में कहा ना ये बन नहीं पाएगी, इसमें ये पेस्टिंग नहीं हो पाएगी, इसमें वो, ये तो तुम्हारा काम है। और जैसी डिलीशंस हुई वैसी उतनी ही मैंने क्या करवाई है। आपा भी तो सीए हैं, ऐसे कैसे ज्यादा ले लेगा पैसे? मैं कमाल कर दी, किस बात के पैसे बनते हैं? मैं कहा जी बनते ही नहीं है। हाँ चल, एक काम है जो थोड़ा ज्यादा हुआ उसके इतने पैसे बनते हैं, ले ले। मैंने कब मना करा? बजट बना के बैठे थे 15-20 हजार एक्स्ट्रा मिलेगा, 3,000 एक्स्ट्रा दिए, जब बनते ही नहीं है किस बात के पैसे फालतू में भाई? तो वेरिएशन कॉमन है सर, जब बिल्डिंग स्टार्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, काम करते टाइम बहुत सारी वेरिएशंस आती है, मे बी डिलीशंस में भी एडिशंस, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चेंज हो जाएगा। प्लस प्लस या माइनस क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज ड्यू टू किसके कारण? अब जैसे मान लो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे पास आया आफ्टर कोरोना, ये बहुत केसेस हुए, सर बिल्डिंग बना देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, कितने लगेंगे? 60 लाख रुपीज लगेंगे जी। रेट बड़ा तेज है। कहते सर आपको पता होगा बिल्डिंग मटेरियल भी तेज है। और कुछ नहीं, 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद यही प्राइसेस क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे। मैं भी इसी काम में हूँ, कोई बहुत अनजान पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। कहता ऊपर से मेरे को बोल रहा है कि एस्केलेशन क्लॉज डालूंगा जी, कल को अगर प्राइसेस और बढ़ गए। मैं क्या डाल ले, अगर कल को प्राइसेस कम हो गए तो कम करेगा क्या? बता। आज तेरा लोहे का रेट, आयरन का रेट कितना हुआ पड़ा है? 50 रुपए किलो हुआ पड़ा है, जो किसी टाइम पे कितना था, 30 रुपीज था, 35 रुपीज था। मानना तेरी कॉस्ट तेज है, मानना, मैं भी तेरे को देने को तैयार हूं, मना नहीं करना, क्योंकि मुझे भी पता है आज की डेट में अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा तो 1.5 गुना कॉस्ट हुई पड़ी है पहले से। आज की डेट में घर बनाना या कुछ भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना, डबल डबल कॉस्ट हुई पड़ी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हुई पड़ी है। मैं भी मानता हूं इस बात को कि इन्फ्लेशन पहले से बहुत तेज है, बट ये कुछ टाइम की है, 6 महीने बाद यही सारे प्राइसेस क्या जाएंगे, दोबारा डाउन जाएंगे। मोमेंट होता है ना एक मार्केट का। और मैं क्या, अगर देख एस्केलेशन क्लॉज है, अगर तेरी हो रहा है तो मेरी और भी डाल, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मैं दूंगा, अगर प्राइसेस डाउन गए फिर कम करेगा। इन्फ्लेशन में ये कभी नहीं होता। जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, हर इंडस्ट्री अपने अपने प्राइसेस क्या कर लेती है, अप कर लेती है। अब ये जीएसटी में लाने की बात चल रही है सेंटर की सरकार की कि पेट्रोल डीजल को ले आओ जी, कहां पे, इसमें ले आओ, एकदम से डाउन मारेगा, एकदम से डाउन मारेगा। ये कितने पे आ जाएगा, तकरीबन 50, 60, 65 तक आ जाएगा।
चाहे स्पेशल टैक्स में ले आए, 30-30 रुपए लीटर डाउन जाएगा, तब रेट डाउन करोगे क्या? तब तो कोई रेट डाउन नहीं करता। अच्छा, एस्केलेशन क्लॉज कल्ला इंक्रीज के लिए है क्या, डिक्रीज के लिए नहीं होना चाहिए? ये सारे फूड जंक्शन जितने भी हैं सब ने अपने प्राइसेस क्या कर दिए, डबल डबल कर दिए। क्यों भाई? तब कस्टमर के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो कस्टमर को तो अब आदत पड़ गई ना देने की, अब क्यों कम करें, अब हमारा मार्जिन है, अब हमारा प्रॉफिट है। कमाल है सर, अगर अच्छा बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते क्या? कम भी तो करो। तो मे बी सर इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, वट एवर द प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट आगे प्लस, प्लस वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्लेम विच इज रेज्ड ऑन कस्टमर फॉर, किसके लिए, डिलेज कॉज्ड या एरर्स। आपने कहा था मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, तुमने 2 दिन मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा, हमारे 20 बंदे लेबर फ्री बैठी रही, उसकी कॉस्ट मेरी नहीं, उसकी कॉस्ट मैं तुम पे चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं तो अपना जो बेसिकली काम कर रहा हूं एज पर द डेज के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा फिक्स है, मैं तो लेबर 1 घंटा ना फ्री बैठने दूं, तुमने 2 दिन फ्री बिठा दी। अब उन 20 बंदों की 2 दिन की जो वेजेस हैं वो कौन देगा? मैं थोड़ी दूंगा। गलती किसकी है? मेरी थोड़ी है, आपकी गलती है सर। आपने मटेरियल टाइम पे क्यों नहीं दिया? या जैसे कई बार नॉर्मली क्या होता है सर, आर्किटेक्ट ने डिजाइन लेट कर दिया, जो इनकी आदत है। क्लियर? आर्किटेक्ट ने डिजाइन टाइम पे नहीं दिया, जिसके कारण 1 वीक आपका काम क्या हो गया, डिले हो गया। लेबर तो बीच में बैठी है, लेबर तो बीच में बैठी है, वो तो क्या कहेंगे सर, डिजाइन दोगे तभी एक्सटीरियर बना के देंगे, हमें क्या पता क्या बनाना है, उल्टा सीधा कुछ बना दिया हमें बोलोगे। वो क्या करेंगे, वो फ्री बैठे रहेंगे। अब 1 वीक के जो वेजेस हैं वो अल्टीमेट कौन पे आउट करेगा? वो क्लेम्स आपसे लिए जाएंगे, मैं अपनी कॉस्ट में दूंगा। क्लियर? आगे प्लस इंसेंटिव्स, प्लस क्या लिखा हुआ है, इंसेंटिव्स रिसीट रिसीवेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर। और अगर सर सिंपल सी बात, अगर आपको मैं टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दे दूं, बोलो, कहता कर दे, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मेरी ओर से, और बोल ऑन टाइम बिफोर टाइम करके दे, कहता बस छोड़ दो सर, बाकी मैं जानू, मेरा काम है। अब आपको ऑन टाइम चीज मिलेगी, या उससे पहले ही प्रोवाइड करके दूंगा। होते हैं सर बहुत सारे लोग स्पेशल इंसेंटिव देते हैं, किस बात का, कि अल्टीमेटली मुझे जरूरत है ना, मेरे को वो प्रॉपर्टी जल्दी चाहिए, मेरे को बिल्डिंग जल्दी वर्किंग कंडीशन में चाहिए, मैंने इंसेंटिव किसको दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा अगर बिफोर द टाइम करके दे। तो ठीक है सर, अगर एग्रीड हो रखा है तुम्हारा और तुमने बिफोर द टाइम उसको करके दे दिया, तो अपना 1 लाख रुपए ये भी प्लस कर लो, ये भी आपको मिलेगा बीच में। नेक्स्ट आगे माइनस, माइनस क्या लिखा हुआ है, पेनल्टीज ड्यू टू डिलेज, जो मेरी गलती होगी, जो मेरी गलतियां होंगी बकायदा आप मेरे पैसे काट लो। नाउ दिस इज द बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, जो आपको नेक्स्ट आगे बुकिंग के पॉइंट से, रिकॉग्निशन के पॉइंट से क्या सोचना चाहिए कि कितना बुक कर। हुआ क्लियर? अब मेन क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आता है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाल के दें, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाल के दें टू बी चार्जेबल टू द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारे प्लस माइनस बीच में करने पड़ेंगे ना। अब इसी को आई थिंक सो नेक्स्ट आगे 1 by 1 एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे नंबर 1 नोट पढ़िए जी। Variation in contract work should be considered as contract हाँ, revenue only when it is अच्छा, वेरिएशन को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में तब लेकर चलना व्हेन इट इज, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबल दैट कस्टमर अप्रूव्स, मेन वर्ड कस्टमर अप्रूव द वेरिएशन एंड अमाउंट फॉर सच चेंज। अपने आप तो नहीं कर दिया, जो भी वेरिएशन आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो माइंड में, इतने पैसे लग मिलेंगे, इतने पैसे लग मिलेंगे, पहले क्लाइंट से पूछ तो ले। और जो वेरिएशन जो हुई है, अमाउंट फॉर सच चेंज जो है, क्या कस्टमर ने, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिए, या अपने मन में ख्याली बुलाओ, जैसे वो लेकर बैठे थे कि 15-20 हजार रुपए मिलेंगे, मिलने ही नहीं, मैंने अप्रूव करा क्या? नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, इनकी आदत होती है, या कुछ भी है, कोई भी पर्सन है, आप भी कोई काम करेंगे, जहां पे तुझे लगा ना चेंज है, आप इंस्टेंटली बताते हैं सर इतने पैसे लगने लगे, बताओ करूंगे ना। आप कहते हो कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम से मिनट में बोल दिया, इतना काम करवा दिया। सर बात इतने उतने की नहीं है, बात पता क्या है, मैं अपनी ओर से परफॉर्म कर दूं, बाद में जाके आपसे मैं क्लेम करूं, आपको जी आपने पहले बताया नहीं, इसलिए मैं पहले नोटिस दे रहा कि सर ये चार्जेस क्या लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे, अब बताओ कितने दिन, अब बताओ क्या काम करना।
अप्रूवल ले ले, क्योंकि जब अप्रूवल हो जाएगी ना देन तुम सही हो, रेवेन्यू में प्लस करती हो, देन वो मिले हो या मिलेंगे देन तुम सही कर रहे हो, ट्रीटमेंट प्लस कर। आगे बढ़ो। एंड मेजर्ड रिलायबल, चलो ये तो कॉमन पॉइंट है। मेन वर्ड इज वेरिएशन अप्रूव्ड बाय द क्या होनी चाहिए, कस्टमर। जब तक अप्रूवल नहीं दी, किस बात की वेरिएशन, किस बात का प्लस, मैंने तो अप्रूव ही नहीं करा, तुमने अपनी मनमर्जी से करा, मुझे लगा बीच में होगा, मैंने तो नहीं कहा ना, तुमने अलग से मुझे बताया कि इसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। आगे ऐसे ही क्लेम्स बाय द कॉन्ट्रैक्टर can be considered as contract revenue only when receipt is probable that customer accepts the claim. बिल्कुल सर, receipt probable है सर, probable, and probable means more than 50%, more than 50% probable है सर। आपको probable का मतलब ही क्या होता है, more than 50%। क्लियर कि likely के चांसेस, likely होने के चांसेस ना होने से ज्यादा है। क्लियर, तो मोर देन 50% प्रोबेबल है कि वो क्लेम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एंड रिलायबली वर्ड क्या लिखा हुआ है, मैसेज, ये तो वैसे साथ में एक वर्ड है। एंड ऐसे ही इंसेंटिव, इंसेंटिव आप रेवेन्यू में कब बुक करें, आपने तो ऊपर कह दिया प्लस कर लो, बट उसकी कंडीशन तो भी होगी क्या, इंसेंटिव रिसीट्स Can be considered as contract revenue only when it is probable that a specific performance standard will be met और क्या लिखा हुआ है, एक्सीड, कि सर अपन ऑन टाइम करके देंगे, चिंता ना करो, मेरे को श्योर है कि आप ज्यादा ही करके देंगे, कम नहीं करके देंगे, या ऑन टाइम आपको चीज क्या मिलेगी, मेट मिलेगी, एंड मेजर्ड क्या होगी, रिलायबल, देन आप अपना इंसेंटिव रेवेन्यू में बुक कर लीजिए। जब आपको पहले दिन पता है, रिकॉग्निशन के टाइम पता है कि मैं स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो इंसेंटिव को प्लस करके करोगे, किस बात के लिए प्लस करोगे, आपको पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही। क्लियर, नेक्स्ट आगे सर, नेक्स्ट आगे वर्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे विद क्वेश्चन, छोटा सा पार्ट हमारा पेंडिंग है। क्लियर, सो एक लेक्चर इसके ऊपर हमारा लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल हैं वो यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? इसको प्रॉपर वे से एक बार क्या करिएगा, रीड करिएगा। क्लियर, एंड जो लिख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिंग जरूर करें, जरूर करें। राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों की होगी, वोकैबुलरी आप लोगों को थोड़ी लर्न होगी। दोबारा नेक्स्ट आके तो जस्ट आपने रीड ही करने, वन टाइम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये नोट्स आप अपने मेंटेन करिए, बनाइए स्पेशल। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।